हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पॉलीमर चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी पॉलीमर्स है, पॉलीमर्स के एप्लीकेशंस क्या है तो वो देखेंगे। द यूज़ ऑफ द पॉलीमर इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक बकेट्स, कप्स एंड सॉसर्स, चिल्ड्रन टॉयज, पैकेजिंग बैग्स, सिंथेटिक क्लॉथिंग मटेरियल, ऑटोमोबाइल टायर्स, गियर्स, सील्स, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल एक्सेट्रा। मीन्स जो भी पॉलीमर है वो इन सभी चीज़ों की मैन्युफैक्चर यानी कि बनाने के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलीमर क्या है। कि पॉलीमर है सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है जब दो या फिर दो से ज़्यादा मोनोमर है वो एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाते हैं और उसमें से क्या बनता है, पॉलीमर बनते। तो मोनोमर क्या है, मोनोमर है वो सबसे छोटा, सिंपल और रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। यानी कि ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो रिएक्टिव भी हो और सिंपल हो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमर बोलते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं इथिन। तो इथिन क्या है, इथिन है वो सिंपल और रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। व्हेन n number of ethene molecule are joining together by this covalent bond and these form polyethylene। मीन्स when जब n number of ethene के मोलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन हो जाते हैं और उसमें से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, पॉलीथीन। तो यहाँ पे इथिन है वो क्या है, मोनोमर है। और जो पॉलीमर है वो हमारा क्या है, यहाँ पे पॉलीथीन। Then this monomer have a two part. The monomer word is the Greek word. Means monomer word को हम दो पार्ट में ब्रोक कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट है कि पोली मीन्स मेनी और मर मीन्स यूनिट और पार्ट। एज फॉर एग्जाम्पल वी टेक अ प्रोटीन। Protein is also natural polymer. When various type of amino acid is joining together by a covalent bond and they form a protein. Here protein is the natural polymer, amino acid are a monomer unit. When these monomer unit are joining together by a covalent bond and form a protein, it is the here protein is the polymer and amino acid is the monomer unit. Then we classified the polymer. Polymer cannot be classified under the one category because polymer है तो polymer जो भी पॉलीमर है सभी पॉलीमर के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, उसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके बाद में जो भी पॉलीमर है उसका सेम बिहेवियर नहीं होता है। जो मानो कि एक पॉलीमर है पॉलीथीन और दूसरा पॉलीमर है डेक्रोन, तो दोनों के जो भी बिहेवियर है वो बिहेवियर सेम होते नहीं है। और दोनों पॉलीमर है तो दोनों पॉलीमर की एप्लीकेशन यानी कि यूजेस है वो भी अलग अलग होते हैं। हमने आगे देखा कि जो भी पॉलीमर है उसकी एप्लीकेशन है वो अलग अलग है। इसीलिए जो भी पॉलीमर है उसको हम एक कैटेगरी में जो भी क्लासिफाइड है वो कर सकते नहीं है। इसलिए जो भी पॉलीमर है उसको अगर क्लासिफाइड करना है तो यहाँ पे हमने 5 कैटेगरी ली है। तो फर्स्ट कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। जो भी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर है उसमें फर्स्ट कैटेगरी हमारी है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स मीन्स ऐसा कोई भी पॉलीमर होगा जो कोई भी सोर्स में से मिलता होगा, यानी कि वन टाइप ऑफ सोर्स में थी मिलता होगा, तो उस टाइप के जो भी पॉलीमर है उसको इस क्लासिफिकेशन में इंक्लूड किया गया है। तो उसमें फर्स्ट है कि नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर मीन्स ऐसे टाइप के जो भी पॉलीमर है जो हमें नेचर में से मिलते हैं, यानी कि नेचर में क्या प्रेजेंट होता है, या फिर प्लांट या फिर एनिमल। यानी कि जो भी ऐसे पॉलीमर जो प्लांट और एनिमल में से हमें मिलते हैं उस टाइप के पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल पॉलीमर बोलते हैं। तो उसमें एग्जाम्पल आपको क्या दिया है यहाँ पे, प्रोटीन, सेल्यूलोज, स्टार्च,
सम टाइप ऑफ रेजिन्स एंड रबर। तो ये सभी क्या है कि मानो कि प्रोटीन लिया, तो प्रोटीन का आगे आपने देखा कि प्रोटीन से वो किस में से बनता है, एमिनो एसिड में से। एमिनो एसिड क्या है, मोनोमर यूनिट है। जब भी वेरियस टाइप ऑफ एमिनो एसिड है वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं और उसमें से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन। तो ये क्या हो गया कि जो भी प्रोटीन है और जो भी एमिनो एसिड है वो हमें जो भी नेचुरल प्रोडक्ट है उसमें से मिलते हैं। तो ये क्या हो गया कि ये यहाँ पे क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। उसके बाद में सेल्यूलोज है, तो सेल्यूलोज के जो भी मोनोमर है वो भी हमें किस में से मिलता है, प्लांट और एनिमल में से। और सेल्यूलोज भी हमें हमें किस में से मिलता है, प्लांट्स में से। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी सेल्यूलोज है उसका प्रोडक्शन कौन करता है, प्लांट्स करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो भी ऐसे पॉलीमर जो हमें नेचुरल प्रोडक्ट यानी कि नेचुरल सोर्सेज में से मिलते हैं उस पॉलीमर को क्या बोलेंगे, नेचुरल पॉलीमर। उसके बाद में सेकंड है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर मीन्स ऐसे टाइप के पॉलीमर जो नेचुरल पॉलीमर है उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन करवाया और उसके बाद में जो पॉलीमर मिलता है उस टाइप के पॉलीमर को क्या बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर मीन्स आधा नेचुरल और आधा सिंथेटिक। मीन्स यहाँ पे हमने मानो कि लिया है सेल्यूलोज। अगर सेल्यूलोज के डेरिवेटिव्स हमने लिए हैं और उस सेल्यूलोज को अगर आपने सेल्यूलोज नाइट्रेट में यानी कि कोई भी केमिकल मॉडिफिकेशन करवा के उस सेल्यूलोज को आपने अगर सेल्यूलोज नाइट्रेट में या फिर सेल्यूलोज एसीटेट में कन्वर्ट किया, तो जो भी सेल्यूलोज नाइट्रेट है और सेल्यूलोज एसीटेट है वो क्या है, यहाँ पे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। तो इस टाइप के पॉलीमर जो भी नेचुरल पॉलीमर है उसका अगर हम आगे केमिकल मॉडिफिकेशन करवाते हैं और जो पॉलीमर बनता है उस पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। उसके बाद में थर्ड क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर मीन्स ऑल द मैन मेड पॉलीमर्स आर सिंथेटिक पॉलीमर। मीन्स जो भी पॉलीमर है वो मैन मेड है, उस टाइप के पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर। यानी कि वो हमें कोई भी सोर्स में से मिलता नहीं है, लेकिन उसको क्या करते हैं हम, केमिकली इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो उस टाइप के पॉलीमर को हम क्या कहेंगे, सिंथेटिक पॉलीमर। तो सिंथेटिक पॉलीमर के एग्जाम्पल क्या क्या है, प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक क्या है, पॉलीथीन। और पॉलीथीन का जो भी मोनोमर होगा वो क्या होगा, इथिन। यानी कि जिसमें भी इथिन लगाया है तो इथिन, और उसके बाद में जो भी आपका पॉलीमर उसमें से मिलता है उसके आगे क्या लगा दिया है, पॉलीथीन। यानी कि जो भी n नंबर ऑफ इथिन के मोलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ज्वाइंट हुए हैं और उसमें जो मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीथीन। तो उसके बाद में है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर में नाइलॉन 6, उसके बाद में सिंथेटिक रबर जैसे कि ब्यूना एस, ब्यूना एन, थायकोल। तो ये सब क्या है, आपने सिंथेसाइज किया है। यानी कि जो भी मैन है, मैन ने इस टाइप के पॉलीमर को सिंथेसाइज किया है, उस टाइप के पॉलीमर को हम क्या बोलेंगे, सिंथेटिक पॉलीमर। और ये सिंथेटिक पॉलीमर हम डेली लाइफ में या फिर हम इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। उसके बाद में सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर चेन। मीन्स ऐसे टाइप के पॉलीमर जो भी मोनोमर चेन है उस मोनोमर चेन के स्ट्रक्चर पर डिपेंड है। यानी कि इसमें 3 कैटेगरी है। फर्स्ट में आपको दिया है लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर मीन्स ऐसे टाइप के पॉलीमर जिसके जो भी मोनोमर प्रेजेंट है उस मोनोमर की जो भी चेन होगी, जो भी मोनोमर चेन होगी वो कैसी होगी, लॉन्ग होगी और स्ट्रेट चेन होगी।
इस टाइप के पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलीमर बोलते हैं। हम देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर आपको दिया है, तो ये क्या है कि आपको ये जो भी चेन दिखाई दे रही है उस चेन में कहीं पे भी आपको ब्रांच दिखाई दे रही नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे लॉन्ग और स्ट्रेट चेन दिखाई दे रही है। तो इस टाइप के मोनोमर में से जो भी पॉलीमर बनता है उस पॉलीमर का भी स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा ही होगा। यानी कि ऐसे टाइप के पॉलीमर जिसकी लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रेट चेन टाइप स्ट्रक्चर्स हैं, उस टाइप के पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलीमर बोलते हैं। तो लीनियर पॉलीमर के एग्जाम्पल क्या क्या है कि एक है कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड। हाई डेंसिटी पॉलीथीन और लो डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक इसका एग्जाम्पल है हाई डेंसिटी पॉलीथीन एंड दूसरा क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो आपको यहाँ पे कोई भी टाइप की ब्रांच दिखाई दे रही नहीं है और ये कैसी है, लॉन्ग और स्ट्रेट चेन है। तो इस टाइप के जो भी पॉलीमर है उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलीमर। उसके बाद में सेकेंड है ब्रांच चेन पॉलीमर, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर कि जो भी स्ट्रेट चेन है उसके बीच में अगर कहीं पे भी ब्रांच क्रिएट हो जाती है तो उस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। यानी कि ऐसा कोई भी पॉलीमर है उसका स्ट्रक्चर कैसा है कि उसका स्ट्रक्चर के अंदर लीनियर चेन भी है और कहीं कहीं पे भी क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर ब्रांचेस, यानी कि सम ब्रांचेस प्रेजेंट है। तो उस टाइप के पॉलीमर को हम क्या बोलेंगे, ब्रांच चेन पॉलीमर। और ब्रांच चेन पॉलीमर है उसका एग्जाम्पल क्या बताएं कि लो डेंसिटी पॉलीथीन। ब्रांच चेन पॉलीमर है तो ब्रांच चेन पॉलीमर का जो भी स्ट्रक्चर है उसमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो भी दो चेन है, दो लॉन्गेस्ट लीनियर चेन है, उसके बीच में कहीं कहीं पे ब्रांच प्रेजेंट है, यानी कि ब्रांच क्रिएट हुई है। तो उस टाइप के जो भी पॉलीमर है उसको क्या बोलोगे, ब्रांच चेन पॉलीमर्स। उसके बाद में थर्ड टाइप आपका है कि क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स। क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स में क्या होगा कि आगे जो भी ब्रांच चेन पॉलीमर है उसमें कहीं कहीं पे भी ब्रांच थी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि पूरा जो भी लीनियर चेन है उसके बीच में क्या होगा कि पूरा नेटवर्क बन जाएगा। तो इस टाइप के जो भी पॉलीमर है उसको क्रॉस लिंक्ड या फिर नेटवर्क पॉलीमर कहते हैं, कि जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि उसमें जो भी ब्रांच चेन थी उसमें कहीं कहीं पे भी ब्रांच थी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पूरी की पूरी ब्रांच है वो दो या फिर तीन जो भी लीनियर चेन है उसके साथ में अटैच है, यानी कि यहाँ पे क्रॉस लिंक हुई आपकी ब्रांच दिखाई दे रही है। तो इस टाइप के जो भी पॉलीमर है उसमें जो भी मोनोमर्स होंगे वो कैसे मोनोमर्स होंगे, वो मोनोमर आपको या तो बाई फंक्शनल, यानी कि उसमें बाई फंक्शनल मतलब कि दो फंक्शनल ग्रुप, या फिर ट्राई फंक्शनल यानी कि ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स, ट्राई फंक्शनल ग्रुप वाले मोनोमर्स होंगे, वही उसमें जो भी पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि ऐसे मोनोमर जिसमें बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उस टाइप के मोनोमर है वो क्या बनाते हैं, क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स है वो बनाते हैं। और यहाँ पे आपको जो भी नेटवर्क स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है तो ये क्या बताता है कि यहाँ पे जाली जैसा जो भी स्ट्रक्चर है तो उसमें क्या होगा कि जो भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, दो जो भी मोनोमर है उसके बीच में जो भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। यानी कि जो भी लीनियर पॉलीमर चेन है वेरियस टाइप, यानी कि डिफरेंट टाइप की जो भी लीनियर पॉलीमर चेन है उसके बीच में जो भी बॉन्ड होगा वो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि कौन से पॉलीमर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होगा, तो वो किस में होगा, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में। उससे कम किस में होगा,
ब्रांच चेन पॉलीमर में, और सबसे कम किस टाइप के पॉलीमर में होगा, लीनियर पॉलीमर में। यानी कि यहाँ पे आपको दो डिफरेंट पता चल गया कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन और लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन में जो भी कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो कैसा होगा कि उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो वीक होगा, और जो भी लो डेंसिटी पॉलीथीन है उसमें जो भी कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो क्या होगा, हाई होगा। ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। उसके बाद में यहाँ पे आप देखते हैं कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, उसके एग्जाम्पल कौन कौन से है, बेकेलाइट और मेनलेमाइट। देन ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस मीन्स यहाँ पे जो भी पॉलीमराइजेशन है उसकी क्लासिफिकेशन, जो भी सिंथेसिस है यानी कि जो भी पॉलीमर है वो कैसे सिंथेसाइज होते, यानी कि दो मोनोमर यूनिट है वो एक दूसरे के साथ कैसे ज्वाइन होते हैं और उसमें से पॉलीमर कैसे बनता है, उसके बेस पर ये क्लासिफिकेशन है। तो उसमें इस टाइप के क्लासिफिकेशन में दो टाइप है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन में फर्स्ट टाइप है वो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का मीन्स क्या होता है कि जो भी मानो कि दो या फिर तीन मोनोमर या फिर उससे ज़्यादा मोनोमर है वो क्या करेंगे कि एक दूसरे के साथ में ज्वाइंट हो जाएंगे, यानी कि एक दूसरे के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन क्या करेंगे कि यहाँ पे कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल है उसको रिमूव करेंगे, यानी कि मानो कि दो ऐसे मोनोमर है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट तो हुए, लेकिन जब ये दोनों ज्वाइंट होते हैं तब क्या होता है कि जो भी कोई स्मॉल मॉलिक्यूल है वो बाय प्रोडक्ट के जैसे बाहर निकलता है। तो उस टाइप के पॉलीमराइजेशन जो भी रिएक्शन होती है, जो भी सिंथेसिस इस टाइप की होती है, उस टाइप के पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और यहाँ पे जो भी स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर निकलता है वो या तो वाटर या फिर मिथाइल अल्कोहल, ऐसे कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट की तरह बाहर निकलता है। तो इस टाइप के पॉलीमराइजेशन को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। उसके बाद में जो भी यहाँ पे पॉलीमर फॉर्म्ड होता है उस टाइप के पॉलीमर को कंडेंसेशन पॉलीमर बोलते हैं, और रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि HMDA हेक्सामिथिलीन डाइएमाइन NH2CH26 NH2 कि जब एडिपिक एसिड COOH CH24 COOH, यानी कि जब n नंबर ऑफ HMDA और n नंबर ऑफ एडिपिक एसिड की साथ में रिएक्शन होती है तब क्या होता है कि एक हाइड्रोजन मोलिक्यूल फ्रॉम दिस NH2 ग्रुप, यानी कि ये आपका जो भी NH2 फंक्शनल ग्रुप है उसमें से एक हाइड्रोजन और एक OH फ्रॉम दिस COOH, यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप है COOH, उसमें से OH एंड जो भी NH2 है उसमें से एक हाइड्रोजन है वो क्या होगा कि बाहर निकल जाएगा। तो OH माइनस और H प्लस दोनों साथ में मिलके क्या बना देंगे, H2O। तो यहाँ पे आपको बाय प्रोडक्ट क्या मिली, पानी, यानी कि H2O एज अ बाय प्रोडक्ट। एंड आपको क्या मिलता है, नाइलॉन 6। आगे हम देखेंगे कि इस जो भी नाइलॉन 6 है तो नाइलॉन 6 को नाइलॉन 6 नाम क्यों दिया गया है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। कि इसमें आपको सिर्फ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ना है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन किसको कहते हैं। तो यहाँ पे आपको दो मोनोमर दिखाई दे रहे हैं कि दो मोनोमर है वो एक दूसरे के साथ में ज्वाइन हो जाते हैं, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तब क्या करते हैं कि जो भी एक स्मॉल मॉलिक्यूल है उसको भी लूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको स्मॉल मॉलिक्यूल कौन सा लूज हुआ है, H2O।
OH from C double OH group and hydrogen from NH2 group, and we get this by product. मीन्स यहाँ पे आपको H2O एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है और ये यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, पॉलीमर। यानी कि ऐसे पॉलीमर जिसमें बाय प्रोडक्ट कोई भी आपको मिले तो उस टाइप के पॉलीमर को आप कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हो। और यहाँ पे जो भी प्रोसेस होती है, यानी कि जो भी प्रोसेस होती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की, उसमें स्टेप वाइज प्रोसेस होती है, इसलिए इस टाइप के जो भी पॉलीमराइजेशन है उसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं। यानी कि इस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को स्टेप पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। और इसके जो भी पॉलीमर है उसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन मीन्स जो भी दो और ज़्यादा मोनोमर है वो एक दूसरे के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। लेकिन ऐसे पॉलीमर बनाते हैं कि जिसमें कोई भी हमें जब भी पॉलीमर बनता हो तब कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल है वो लूज होता होगा नहीं। यानी कि यहाँ पे आपको एज फॉर एग्जांपल दिया है कि इथेन के मॉलिक्यूल, तो इथेन के मॉलिक्यूल n नंबर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में ज्वाइन होते हैं और उसमें से हमें मिलता है पॉलीथीन। लेकिन इस रिएक्शन में कोई भी बाय प्रोडक्ट मिलती नहीं है। पर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में देखा कि उसमें जो भी स्मॉल मॉलिक्यूल है वो हमें बाय प्रोडक्ट के जैसे मिलता था। लेकिन एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है उसमें कोई भी बाय प्रोडक्ट मिलती नहीं है। यानी कि दो और दो से ज़्यादा मोनोमर एक दूसरे के साथ में अटैच होते हैं और कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल है उसको लूज करते नहीं है। और जो भी पॉलीमर बनता है उस पॉलीमर को हम एडिशन पॉलीमर कहते हैं और इस प्रोसेस को एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में हमें यहाँ पे दूसरा एक दिया है कि जो भी पॉलीथीन है वो होमोपॉलीमर भी है। तो होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर के बारे में लास्ट में पढ़ेंगे। लेकिन होमोपॉलीमर किसको कहते हैं कि जो भी ऐसा पॉलीमर को कि जो सेम टाइप के मोनोमर से बना हुआ होता है, उस जो भी पॉलीमर है उसको होमोपॉलीमर बोलते हैं। होमो मीन्स सेम ही होता है, तो जो भी सेम टाइप के मोनोमर से जो पॉलीमर बनता है उस पॉलीमर को हम होमोपॉलीमर बोलते हैं। उसके बाद में है ऑन द बेसिस ऑफ मोलेक्युलर फोर्सेस, यानी कि इस कैटेगरी में जो भी पॉलीमर है उसको ऐसे क्लासिफाइड किया गया है कि जो भी पॉलीमर है उसके बीच में जो भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है। कोई पॉलीमर ऐसा होगा कि उसमें ज़्यादा होगा और किसी में कम होगा। तो उसके हिसाब से जो भी पॉलीमर है उसको यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी है उसमें कन्वर्ट किया गया है। यानी कि इसमें डिफरेंट कैटेगरी में उसको क्लासिफाइड यहाँ पे किया गया है। तो जो भी हम लोगों ने आगे देखा कि जो भी पॉलीमर है तो उस पॉलीमर के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, उसकी जो भी एप्लीकेशन होती है वो भी डिफरेंट होती है। तो इसकी जो भी पॉलीमर है उसकी डिफरेंट टाइप की जो भी एप्लीकेशन है वो किसके पर डिपेंडेंट रहती है, डिपेंडेंट ऑन देयर यूनिक मोलिकुलर फोर्स प्रॉपर्टीज लाइक टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड टफनेस। यानी कि इस तीन और उससे भी ज़्यादा जो भी इंटरमोलिकुलर फोर्स की जो भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो भी पॉलीमर है उसकी प्रॉपर्टी यानी कि एप्लीकेशंस है वो डिपेंडेंट रहती है। तो ये तीन और उसके आगे भी जो भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की प्रॉपर्टीज़ होगी उसके ऊपर जो भी पॉलीमर है उसकी एप्लीकेशन है वो डिपेंडेंट रहती है। क्योंकि जो भी पॉलीमर होते हैं तो सभी पॉलीमर के बीच में जो भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगा वो भी डिफरेंट होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिफरेंट होगा तो जो भी पॉलीमर है उसकी इलास्टिसिटी में भी डिफरेंट आ जाएगी, उसकी टफनेस में भी डिफरेंट आएगा।
कि जो भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर ज़्यादा है तो उसकी टफनेस, उस टाइप के पॉलीमर की टफनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी, और अगर कम है तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी आर गवर्न बाय इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एज फॉर एग्जांपल वान डर वाल्स फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि जो भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो या तो दो टाइप के हो गए, एक तो कि वान डर वाल्स फोर्सेस क्या होते हैं कि वो वीक फोर्सेस होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड का वो क्या होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं इलास्टोमर। इलास्टोमर किसको कहते हैं कि इलास्टोमर हमने देखा है कि जब हम कोई भी ऐसी चीज़ लेके उसको हम स्ट्रेच करवाएं, यानी कि अगर उसके ऊपर हम फोर्स लगाए तो उसको वो स्ट्रेचेबल हो, और बाद में हम जब उसके ऊपर से फोर्स हटा देते तब उसकी जो भी पोजीशन है वो पोजीशन में वो आ जाती है, तो उसको हम इलास्टोमर कह सकते हैं। तो इलास्टोमर के अंदर क्या होता है कि उसमें जो भी पॉलीमर की चेन होती है, यानी कि आगे हमने देखा कि जो भी पॉलीमर है उसके अंदर क्या होती है, लीनियर चेन होती है, ब्रांच चेन होती है, क्रॉस लिंक चेन होती है। तो उसमें यहाँ पे क्या होगा कि जो भी पॉलीमर की चेन होगी उस पॉलीमर की चेन के अंदर क्या होगा कि सबसे वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगा। वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होने की वजह से ही जब हम इसके ऊपर कोई भी फोर्स होगा, फोर्स लगाएंगे तो इस टाइप के पॉलीमर होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे। यानी कि इसमें जो भी पॉलीमर है, पॉलीमर की जो भी चेन है उसके बीच में कहीं कहीं पे क्रॉस लिंकिंग भी होगा। क्रॉस लिंकिंग की वजह से ही उसको जब हम स्ट्रेच करते हैं, यानी कि जब भी हम फोर्स लगाते हैं तब वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रेच, यानी कि खींच जाएंगे। लेकिन जब हम उसके ऊपर से जो भी फोर्स है वो अगर हम हटा देंगे तो वो अपनी पोजीशन में क्यों आ जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि क्रॉस लिंक्स प्रेजेंट है, यानी कि उसकी जो भी चेन है उसके अंदर कहीं कहीं पे, यानी कि थोड़े अमाउंट में ही क्रॉस लिंक प्रेजेंट है। इसलिए क्या होगा कि वो जब हम उसके ऊपर से फोर्स से वो रिलीज कर देंगे, यानी कि छोड़ देंगे हम उस चीज़ को, तो क्या होगा कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। जैसे कि वल्केनाइज्ड रबर आता है वैसे ही वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स में क्या प्रेजेंट होता है कि वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होता है। इसी वजह से जब हम पॉलीमर को खींचते यानी कि उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है कि वो स्ट्रेच्ड होता है, यानी कि खींच जाता है, और उसके अंदर क्रॉस लिंक्ड स्मॉल अमाउंट में, यानी कि फ्यू अमाउंट में प्रेजेंट होने की वजह से ही जब हम उसको ऊपर से फोर्स से वो कम कर देते, यानी कि उस फोर्स को लगाना बंद कर देते हैं, तब क्या होगा कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, इलास्टोमर। इलास्टोमर्स के एग्जाम्पल क्या क्या है कि ब्यूना एन है, वो एक टाइप का रबर ही है। उसकी सिंथेसिस वो कैसे बनता है, उसका कहाँ पे यूज़ होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, जो भी रबर का पोर्शन होगा उसमें। उसके बाद में सेकंड है नियोप्रिन। नियोप्रिन भी एक टाइप का रबर ही है। आपको इलास्टोमर के ऊपर से ये तो पता चल ही गया होगा कि इसमें जो भी एग्जाम्पल आएंगे वो किसके आएंगे, रबर के ही आएंगे, क्योंकि रबर को हम जब भी स्ट्रेच करते हैं तो वो खींच जाता है, यानी कि उसके ऊपर जब फोर्स लगाते हैं फोर्स लगाते हैं वो क्या होगा कि वो खींच जाता है। लेकिन उसके बाद में जब भी फोर्स हम रिमूव कर देते हैं, यानी कि उसके ऊपर फोर्स लगाना बंद कर देते हैं, तब क्या होगा कि वो अपनी जो भी ओरिजिनल पोजीशन है उसमें वो आ जाता है। तो उसके एग्जाम्पल में रबर के एग्जाम्पल लिखने हैं, उस रबर के एग्जाम्पल में ब्यूना एन है, उसके बाद में नियोप्रिन है, इसके बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद में सेकंड है फाइबर। तो कि फाइबर है,
तो कि फाइबर के बीच में जो भी इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। उसमें जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जैसा उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। और इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर कैसी होगी कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होगी। हमने सॉलिड स्टेट चैप्टर में भी पढ़ा है कि सॉलिड स्टेट होगा तो उस टाइप की मैटर में क्या होगा कि क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होगी। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से ही जो भी सॉलिड है वो क्या होता है कि सख्त होता है, रिजिड होता है। तो ये भी यहाँ पे भी लागू पड़ता है कि यहाँ पे भी क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट होगा। यानी कि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स कब प्रेजेंट होगा कि अगर उसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी क्लोज पैक्ड, यानी कि जो भी पॉलीमर है तो उस पॉलीमर की स्ट्रक्चर है वो कैसी होगी क्लोज पैक्ड। और उसमें जो भी पॉलीमर बनते हैं वो पॉलीमर कैसे होंगे कि फाइबर आर अ थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड एंड दे possess इज द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई मॉड्यूलस। यानी कि जो भी फाइबर से जो पॉलीमर बनेगी वो थ्रेड लाइक ही होगी और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी और मॉड्यूलस भी ज़्यादा होगा। उसके बाद में उसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में है पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड में नाइलॉन 6,6। उसके बाद में पॉलीएस्टर्स, पॉलीएस्टर्स में है टेरिलिन और एक्सेट्रा। उसके बाद में है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में जो भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है वो कैसा होता है कि फाइबर और इलास्टोमर के बीच का होता है। यानी कि फाइबर के जितना ज़्यादा भी नहीं होता है और इलास्टोमर्स के जितना कम भी होता नहीं। यानी कि इन दोनों के बीच का जो भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है वो किस में होता है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में होता है। और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर से वो क्या होगी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा कि या तो लीनियर होगा और स्लाइटली ब्रांच्ड लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल भी होगा। यानी कि उसका स्ट्रक्चर या तो थोड़ा सा लीनियर और उसमें कहीं कहीं पे भी ब्रांच भी प्रेजेंट होगी। यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर होने की वजह से ही जब हम उसको उस टाइप के पॉलीमर को जब हम हीट करते हैं तब वो क्या हो जाएगा कि सॉफ्ट हो जाएगा और जब हम उसको कूल करते हैं और तब वो क्या हो जाएगा हार्ड हो जाएगा। और इस टाइप के जो भी पॉलीमर है उसका जो भी स्ट्रक्चर यानी कि उसका जो भी शेप है वो हम हमारी तरह से रख सकते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक है उसके एग्जाम्पल है पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऐसे ये सब क्या है कि थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है। उसके बाद में थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर किसको कहते हैं कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर में क्या होगा कि सबसे क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर होगा और सबसे हेवीली ब्रांच्ड मॉलिक्यूल उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। यानी कि उसके स्ट्रक्चर में क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर और हेवीली ब्रांच यानी कि सबसे ज़्यादा ब्रांचेस भी उसमें अंदर प्रेजेंट होंगे। इसीलिए यहाँ पे आपको बताया कि विच ऑन हीटिंग अंडरगो द एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग इन मोल्ड्स एंड अगेन बिकम इनफ्यूजिबल। यानी कि जो भी इस टाइप के पॉलीमर है उसका हम रीयूज कर जो भी कर सकते नहीं है। यानी कि जब हमने देखा कि जो भी थर्मोप्लास्टिक टाइप के पॉलीमर है तो उसको हम जब हीट करते थे तब वो सॉफ्ट हो जाते थे और जब हम कूल करते थे तब हार्ड हो जाते। यानी कि उसके शेप में हम जो भी चेंजेस है वो कर सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग पॉलीमर है उस थर्मोसेटिंग पॉलीमर में एक बार आपने उसका शेप है वो सेट कर दिया उसके बाद में उसके शेप में आप कोई भी चेंजेस कर सकते नहीं हो और उसका जो भी हम रीयूज भी कर सकते नहीं है। आपने देखा कि पॉलीथीन है तो पॉलीथीन का हम रीयूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थर्मोसेटिंग पॉलीमर के एग्जाम्पल क्या बताएं
कि बेकेलाइट है, तो बेकेलाइट का हम कभी भी रीयूज कर सकते नहीं है। उसके बाद में है यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन्स। उसके बाद में फिफ्थ एंड लास्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट। तो यहाँ पे दो टाइप है, होमोपोलीमर के बारे में हमने आगे पढ़ लिया, और दूसरा है कोपोलीमर और मिक्स्ड पॉलीमर। तो होमो और कोपोलीमर के ऊपर क्या याद रखना है कि अगर एक ही टाइप के मोनोमर है वो एक दूसरे के साथ में ज्वाइन होके जो कोई भी पॉलीमर बना रहा है, तो उस टाइप के पॉलीमर को हम क्या कहेंगे, होमोपोलीमर। और उसका एग्जाम्पल क्या है, पॉलीथीन, यानी कि n नंबर ऑफ इथीन के मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ में अटैच होके कोवेलेंट बॉन्ड बना के जो भी पॉलीमर बनाता है उस पॉलीमर को क्या बोलते हैं हम, पॉलीथीन। और उसमें एक ही टाइप के मोनोमर है, n नंबर ऑफ इथीन के मॉलिक्यूल, यानी कि एक ही टाइप के मोनोमर का हम यूज कर सकते। उसके बाद में कोपोलीमर और मिक्स्ड पॉलीमर, यानी कि ऐसा कोई भी पॉलीमर जिसमें दो टाइप के और दो से ज़्यादा टाइप के जो भी पॉलीमर मोनोमर यूनिट है उसका हम यूज़ करते हैं, तो उस टाइप के जो भी पॉलीमर है उसको क्या बोलेंगे, कोपोलीमर। यानी कि एक से ज़्यादा टाइप के जो भी मोनोमर यूनिट है वो एक दूसरे के साथ में लिंक्ड होके दूसरा कोई भी नया पॉलीमर बना रहा है, तो उस टाइप के पॉलीमर को क्या कहेंगे, कोपोलीमर। यानी कि अगर नायलॉन 66 लिया एग्जाम्पल में, तो नायलॉन 66 में आके देखा कि जो भी HMDA है और एडिपिक एसिड है, तो वो क्या हो गए कि दोनों डिफरेंट टाइप के मोनोमर हो गए, दोनों सेम टाइप के मोनोमर नहीं है। सिर्फ एक ही मोनोमर लिया होता तो उसको बोलते होमो, लेकिन HMDA और एडिपिक एसिड दोनों अलग है, तो यहाँ पे क्या लिया हमने, दो टाइप के लिए, अलग अलग टाइप के मोनोमर लिए, तो उस टाइप के जो भी मोनोमर है उसको क्या बोलेंगे हम, कोपोलीमर और मिक्स्ड पॉलीमर। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गए, हम नायलॉन 66 भी लिख सकते हैं। उसके बाद में जो भी एडिशन पॉलीमराइजेशन है, तो एडिशन पॉलीमर कैसे बनते हैं कि जो भी दो मॉलिक्यूल है वो दो मॉलिक्यूल या फिर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, और कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल है वो रिमूव होता नहीं है। तो ये क्या हो गया कि एडिशन पॉलीमर हो गया। सिंथेसिस को एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। लेकिन ये एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बनती कैसे कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में अटैच्ड कैसे होते हैं, तो वो उसकी जो भी मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म में उस मैकेनिज्म को आज पढ़ेंगे। तो इस मैकेनिज्म में उसको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी बोलते हैं, यानी कि इसमें जो भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद में जो भी आगे है वो मैकेनिज्म होगी, यानी कि आगे प्रोसेस होगी। तो उसमें क्या होगा कि जो भी एडिशन पॉलीमर है, तो जो भी एडिशन पॉलीमर है उसके लिए जो भी मोनोमर होंगे वो मोनोमर कैसे होंगे कि या तो आल्किन होगी या फिर डाइन, और उसके जो भी डेरिवेटिव है, यानी कि हमने एज फॉर एग्जांपल लिया कि इथिन, तो इथिन में भी देखा कि उसमें जो भी मोनोमर है, इथिन मोनोमर है, उसके अंदर क्या होता है कि डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। यानी कि जो भी एडिशन पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस है उसके अंदर का जो भी मोनोमर होंगे वो मोस्ट ऑफली कैसे होंगे कि या तो अल्किन होंगे या फिर डाइन्स होंगे, और उसके ही कोई भी डेरिवेटिव्स है वो होंगे। और ये सभी अल्किन है, डाइन्स है और डेरिवेटिव्स है वो पॉलीमराइज्ड होंगे, लेकिन उसके लिए कोई भी कैटालिस्ट भी यहाँ पे यूज होता है। यानी कि ऐसा कैटालिस्ट जिसका नाम है कि फ्री रेडिकल जनरेटिंग इनिशिएटर, यानी कि ऐसा कैटालिस्ट की जो भी रिएक्शन के थ्रू फ्री रेडिकल को जनरेट कर सके, यानी कि फ्री रेडिकल को प्रोड्यूस कर सके, ऐसे कैटालिस्ट यहाँ पे यूज हो गए। तो फर्स्ट ऑफ देखते हैं कि हम कैटालिस्ट क्या है, कि कैटालिस्ट तो पहले देख लेते कि कैटालिस्ट किसको बोलते हैं, कि जो भी ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल कि जो भी रेड
ऑफ द रिएक्शन, यानी कि जो भी रिएक्शन का रेट है उसको बढ़ाता है। और बाद में लास्ट में जो भी कैटालिस्ट है वो कैटालिस्ट सेम फॉर्म में ही लास्ट में हमें मिल जाता है। तो उस टाइप के जो भी कंपाउंड है, उस टाइप के जो भी मॉलिक्यूल है, उसको हम बोलते हैं कैटालिस्ट। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि जो भी रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, उस जो भी कंपाउंड है उसको हम बोलते हैं कैटालिस्ट। तो यहाँ पे जो भी फ्री रेडिकल जनरेटिंग इनिशिएटर, यानी कि जो भी फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर सके, ऐसे कैटालिस्ट के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए कि मानो कि बेंजाइल पेरोक्साइड है, एसिटाइल पेरोक्साइड है, टर्सरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड है, यानी कि पेरोक्साइड है, वो क्या करेंगे कि फ्री रेडिकल का जनरेट करेंगे, फ्री रेडिकल को बनाएंगे। तो यहाँ पे हम जो भी एग्जाम्पल के थ्रू हम लेते हैं, यहाँ पे जो भी इथीन है कि इथीन में से पॉलीथीन बनता है। तो इथीन में से पॉलीथीन बनता है तो सबसे पहले इथीन को क्या करते हैं कि इथीन को या तो गर्म करते हैं या फिर उसके ऊपर कोई भी लाइट है वो पास करते हैं, यानी कि एक्सपोज उसके ऊपर करते हैं। यानी कि जो भी इथेन का मॉलिक्यूल है उस इथेन के मॉलिक्यूल के मिक्सचर पर उसको लाइट पास करते हैं या फिर जो भी मिक्सचर ऑफ इथीन है उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और वो भी किसके प्रेजेंस में कि स्मॉल अमाउंट ऑफ बेंजाइल पेरोक्साइड इनिशिएटर, यानी कि बेंजोइल पेरोक्साइड इनिशिएटर की प्रेजेंस में हम ये काम करते हैं। यानी कि जो भी हीटिंग किया हुआ जो भी मिक्सचर है इथीन का, या फिर उसके ऊपर लाइट लगाई है, उसके ऊपर लाइट एक्सपोज की है, ऐसे इथीन के मॉलिक्यूल्स को जो भी बेंजोइल पेरोक्साइड इनिशिएटर्स है उसके साथ में लेते हैं। और जो भी मैकेनिज्म है एडिशन पॉलीमराइजेशन की, वो 3 स्टेप में है। फर्स्ट स्टेप है चेन इनिशिएटिंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो भी बेंजोइल पेरोक्साइड इनिशिएटर हमने लिया है, उस बेंजोइल पेरोक्साइड इनिशिएटर के अंदर ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। होमोलाइटिक फिजन के थ्रू यहाँ का ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और दोनों ऑक्सीजन है वो एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं और बेंजोइल रेडिकल बनाते हैं। बेंजोइल रेडिकल के बाद में जो भी बेंजोइल रेडिकल में ये CO2 है, वो CO2 क्या हो जाएगा कि बाहर निकल जाएगा और क्या बनाएगा, फिनाइल रेडिकल। उसके बाद में ये फिनाइल रेडिकल है वो इथीन के साथ में रिएक्शन करेगा। लेकिन इथीन है तो इथीन के पास में क्या होता है कि एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और सबसे वीक बॉन्ड कौन सा होता है, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड का जो भी बॉन्ड होगा वो भी होमोलाइटिक फिजन के थ्रू ब्रेक हो जाएगा और दोनों कार्बन है उसके ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। उसके बाद में क्या होगा कि जो भी कार्बन है वो कार्बन फिनाइल रेडिकल के साथ में अटैच होगा, यानी कि इथीन का मॉलिक्यूल फिनाइल रेडिकल के साथ में अटैच होगा तो फिनाइल रेडिकल और ये फर्स्ट वाले कार्बन पर जो भी एक एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके यहाँ पे जो भी बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और दूसरा जो भी कार्बन है उसके ऊपर जो भी फ्री रेडिकल है वो वैसे ही रहेगा और यहाँ पे जो भी फ्री रेडिकल है उसका फॉर्मेशन होगा। तो कि सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि फिनाइल रेडिकल बनता है और फिनाइल रेडिकल की बाद में इथीन के साथ में रिएक्शन होके उसमें से हमें रेडिकल मिलता है। उसके बाद में सेकेंड स्टेप है, तो कि सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप का नाम क्या है, चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप। तो चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप में क्या होगा कि जो भी इथेन है, इथेन के n नंबर ऑफ मोलिक्यूल है, वो जो सबसे पहला रेडिकल बना है C6H5CH2CH2, वो वाले रेडिकल के साथ में n नंबर ऑफ इथेन मोलिक्यूल अटैच्ड होते जाएंगे, यानी कि रिएक्शन होती जाएगी और उनमें से
लास्ट में हमें बिगर साइज्ड रेडिकल है वो मिलता है, यानी कि यहाँ पे हमें क्या फॉर्म होता है, बिगर साइज रेडिकल इज अ फॉर्म। यानी कि जो भी ये C6H5CH2 की CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ की जो भी रिएक्शन है वो क्या होती रहेगी, रिपीटेडली होती रहेगी। तो रिपीटेडली होने के वजह से ही लास्ट में हमें क्या मिलेगा कि बिगर साइज का रेडिकल मिलेगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि C6H5CH2 भी किसके साथ में रिएक्शन करेंगे, इथिन के साथ में। इथिन के पास क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड होमोलाइटिक फिजन के थ्रू ब्रेक हो जाएगा और दोनों कार्बन के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। उसके बाद में ये फ्री रेडिकल वाला जो भी इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे इथिन के साथ में बॉन्ड बनाएगा, शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके जो भी बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद में फर्स्ट फ्री रेडिकल मिलता है। उसके बाद में n नंबर ऑफ इथिन मोलिक्यूल है वो इस फ्री रेडिकल के साथ में अटैच होते जाएंगे। यानी कि ये जो भी प्रोसेस है वो रिपीटेडली होती जाएगी और लास्ट में हमें क्या मिलेगा कि फ्री रेडिकल न्यू और बिगर फ्री रेडिकल हमें मिलेगा। और इस स्टेप को क्या बोलते हैं, चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप। उसके बाद में लास्ट स्टेप है चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। चेन टर्मिनेटिंग स्टेप किसको कहते हैं, कि ये है कि लास्ट का स्टेप है, यानी कि जो भी बिगर रेडिकल बन रहे हैं उसको अगर रोकना है तो उसके लिए जो भी स्टेप है उस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। तो चेन टर्मिनेटिंग स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे जो भी पॉलीमर है उसकी दो चेन है, यानी कि फर्स्ट चेन में रेडिकल है और दूसरी चेन भी रेडिकल की है। यानी कि जो भी हमें प्रोपोगेटिंग स्टेप में जो प्रोडक्ट रेडिकल मिला है उसमें क्या होगा कि दो चेन है वो एक दूसरे के साथ क्या करेगी कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर देगी और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू क्या कर देगी कि दोनों के साथ में बॉन्ड बनाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो भी CH2 है, ये CH2 है वो इसके साथ में क्या बना देगा, बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे बॉन्ड बना के हमें क्या मिलेगा, ये पॉलीथीन है वो मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये कार्बन है वो इस कार्बन को क्या कर इस कार्बन और ये दोनों कार्बन है वो क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर देंगे और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे ये पूरी की पूरी चेन बन जाएगी और यहाँ पे जो भी रिएक्शन आगे हो रही है वो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्री रेडिकल इस चेन में आप देख रहे हो कि फ्री रेडिकल प्रेजेंट ही नहीं है। फ्री रेडिकल अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो आगे कोई भी रिएक्शन होगी नहीं। तो ये क्या बताते हैं कि जो भी मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म के कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में फिनाइल रेडिकल बनता है। फिनाइल रेडिकल है उसकी CH2 डबल बॉन्ड CH2 मीन्स इथेन के साथ में रिएक्शन होती है। उसके बाद में चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप, तो n नंबर ऑफ इथेन मोलिक्यूल है वो अटैच होके जो भी बिगर साइज्ड रेडिकल है उसका फॉर्मेशन करते हैं और लास्ट स्टेप में क्या होगा कि दो चेन है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और लास्ट में हमें जो भी पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट है वो मिलती है।